Okay, so let's start the class now. Now, yesterday हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, ठीक है। आज हम मेन क्लास स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने मिस किया वो उस इंट्रोडक्टरी क्लास को देख लेंगे, क्योंकि उसमें जो 9 क्लास का पोर्शन है, जैसे उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई। जब हम क्लास 10th में आते हैं तो फिर हमें ये रहता है कि बस क्लास 10th का है, हम क्लास 9 से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि क्लास 9 से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपकी क्लास 9 क्लास 10 से कनेक्टेड होती है और बहुत सारे थ्योरम्स हिडन फॉर्म में आपसे वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स को आपको फॉलो करना है। तो रियल नंबर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड व्हाट, द रियल नंबर्स। तो अगर हम रियल नंबर्स की कैटेगरीज को देखें, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में आते हैं। वन इज रेशनल नंबर्स एंड वन इज इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि दोनों हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स की बात करें तो ये दो कैटेगरीज मींस अपने अंदर एनकम्पस करता है, ठीक है। वन इज द इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं और अल्टीमेटली रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स में हम देखें तो फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस होते हैं बेसिकली, क्योंकि कल हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर के लिए। तो इंटीजर्स में ये तीनों कंडीशन मिलती है और फ्रैक्शंस में भी हमें ये तीनों कंडीशंस मिलती हैं। फिर हम और डीपली देखें तो इंटीजर्स जो कैटेगराइज होता है किसमें होता है, मींस निगेटिव नंबर्स में। जो ऑनलाइन है वो भी इसको वर्चुअल समझ के लिखते जाएं, मैं अभी मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, ओके। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं वो कल के इंट्रोडक्टरी क्लास पे बेस्ड है, ठीक है। तो निगेटिव नंबर्स और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, यानी निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम होल नंबर्स को देखें तो होल नंबर्स में बेसिकली हमारा आता है जीरो और काउंटिंग नंबर्स मींस नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखे जा सकते हो, ठीक है, न लिखे जा सकते हो मींस आप उनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, ठीक है। और उसके बाद p और q इंटीजर होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारी कंडीशन सेम है। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स के लिए हमने पढ़ा है कि जो पहली कंडीशन है वो क्या है, दैट इज व्हाट, कि p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सकता है। और उसमें सबसे कॉमन होता है स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लिखोगे तो वो क्या होगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन जब आपसे कोई क्वेश्चन करे, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था क्विज में कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक सॉल्वेबल मींस टर्म है, मींस आप इसको अल्टीमेटली 5 लिखोगे और 5 क्या है, रेशनल नंबर, तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमें ये सब नहीं देखना है कि स्क्वायर रूट है तो खड़ाक से हम लगा दें, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और उसी को हमें प्रूव करना है आगे चल के कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट 2 रूट 2, ये हम आगे सब पढ़ेंगे। ये सब इर्रेशनल हमें प्रूव करना है, तो यहां से हमने ये सीखा था, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज आगे, जैसे कल अक्सर ये आता है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, कि जब हम बात करते हैं एक स्टेटमेंट की और वो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, एवरी नेचुरल नंबर या ऑल नेचुरल नंबर, एवरी की जगह क्या लिखा हो, ऑल नेचुरल नंबर इज अ
रियल नंबर ठीक है, आगे लिखा हो यस और नो, और नीचे इसी का वाइस वर्सा लिखा हो, मींस एवरी यानी ऑल रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन किया था यस और नो। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होता है उसमें सिंपल सा एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी क्वेश्चन पूछने के डायरेक्शन में आप टॉप टू बॉटम आओ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखो फ्लो चार्ट को, तो यहां क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी इस क्वेश्चन के थ्रू आप यहां से यहां जा रहे हो ना, ठीक है, यानी इस फ्लो चार्ट में कहा जा रहा हो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जब फ्लो चार्ट में, लेकिन प्रोवाइडेड कि यहां पे स्टेटमेंट में क्या लगाओ, एवरी लिखा हो, ठीक है, या ऑल लिखा हो, ठीक है, तो यहां पे क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये जो बॉटम टू टॉप जाएगा ये हमेशा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन वाइस वर्सा में जब हम आ रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हर रियल नंबर नेचुरल नंबर होता है, नो क्योंकि अब इसमें हम क्या आए, यहां पे देखो रियल नंबर से हम कहां पहुंच रहे हैं इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन के थ्रू नेचुरल नंबर में, तो हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, मंकी भी आते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एवरी ह्यूमन इज एनिमल, तो स्टेटमेंट क्या होगा, यस, क्यों, एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे ये हो गया यस, और वैसे भी सोचो यस एवरी ह्यूमन इज एनिमल, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि एवरी एनिमल इज ह्यूमन, तो देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यस, चैट बॉक्स में लिखे, आप लोग भी चैट बॉक्स में लिखे, एवरी एनिमल इज ह्यूमन, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स, यस नो, क्यों, अब देखो स्ट्रैटेजी यहां पे देखो कि हम कहां पे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो कोई भी क्वेश्चन हो हमें ये देखना है कि वेयर वी आर गोइंग, यानी इस फ्लो चार्ट में हम कहां जा रहे हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम टॉप कैटेगरी से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो सब नहीं हो सकते। इसी तरह सब कैटेगरीज पे भी ये अप्लाई होता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, द स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, ठीक है, एवरी होल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम कहां जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है और जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो जनरली की एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं या ट्रू फॉल्स फॉर्म में, ठीक है, आपके स्कूल्स वाले भी पूछ सकते हैं, तो इस वजह से इसमें यही स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, प्रोवाइडेड कि ये फ्लो चार्ट आपको पता हो। तो ये तो था बेसिक। अब हम बढ़ते हैं क्लास 10 के ऊपर, स्टार्टिंग विद द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यस, यहां तक किसी को डाउट, ये था आपका क्लास 9 का बेसिक। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 विद द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, एवरीवन, इफत, सऊद, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जब हम बात करते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज क्लास 10 दैट वी कैन सी, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन यहां पे हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आर डी शर्मा तक पहुंचेंगे, क्योंकि साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, मैं सिर्फ एनसीईआरटी को पहले नहीं खत्म करवाऊंगा,
ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी एकदम अलग चलती है कि हम जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उससे सिंपल से लेके, क्योंकि इस सेशन में आपका पूरा कोर्स आने वाला है, तो हम बेसिक हो चाहे आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स हो, आप हर तरीके से सॉल्व कर सके। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब बस ये होता है कि एनसीईआरटी से ही पूछेगा सिंपल क्वेश्चन, और एडवांस का मतलब ये होता है एनसीईआरटी से पूछेगा और जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं जिस पे बोर्ड पिछले पैटर्न पे चलता चला आया है, वो जो मैं पढ़ाता हूं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक एडवांस में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 90 to 95% एनसीईआरटी बेस्ड, मैं ये नहीं कहता एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, यानी जो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में कर रहे हो उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, या वही भी आ सकता है एज इट इज विदाउट चेंज एनी फिगर। ठीक है, बिना फिगर को चेंज किए हुए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो पढ़ना है, आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है मैथमेटिक्स में, सबसे पहले एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, प्लस उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं, प्लस उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद व्हाटएवर मींस आप आर डी शर्मा लो चाहे आप आर एस अग्रवाल लो, मैं कभी भी बाउंड नहीं करता हूं। ठीक है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो मेरा स्टडी मटेरियल है मैं लास्ट लेक्चर में अभी दिखाऊंगा, अभी लास्ट में, कि कहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजों को आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहो मर्जी प्रैक्टिस करो। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करेंगे, तो बात करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर हम बोलूं आपसे कि डिवाइड 12 बाय 5, ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूं कि डिवाइड 12 बाय 5, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सीधा 12 लिखते हो, फिर उसके बाद 5 से उसको डिवाइड करते हो, फिर 5 टू 10 ले जाते हो, और फिर उसके बाद माइनस करके एक रिमाइंडर लिख देते हो। सिंपल डिवीजन। ठीक है, जिसमें हम ये जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड, ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। देखो यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये चीज दिमाग में बैठ गई ना, अक्सर बच्चों को यूक्लिड्स डिवीजन लेना बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि बहुत सिंपल है क्योंकि यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये देखा जो कि हम बेसिक लेवल पे स्टडी कर चुके हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि 25 को 5 से डिवाइड करो, तो आप जब डिवाइड करते हो तो यहां पे आप 5 टाइम्स ले जाते हो, और यहां पे रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो जनरली हमने ये सीखा है कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो एक तरह से ये समझो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही है। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड्स पढ़ते आए हैं बचपन से, उसी को अब एक हाई प्रोफाइल मेथड के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये मेथड, ये लेमा, ये एल्गोरिथम हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो इस साल सीबीएसई ने रिलीज किए थे क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, केस स्टडी बेस्ड, वो भी मैं, ताकि आप कनेक्ट कर सको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन टीचमेंट, टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन द न्यूज इन्फो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो पेड होते हैं, वो सिर्फ उनके लिए जो एडमिशन लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल फ्री होते हैं तो वो सीधा न्यूज इन्फो पे मैं डालता हूँ, जो फ्री मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। मींस अगर मैं लिखूं यहां पे, तो ये लिखूंगा मैं 12 इज इक्वल टू 5 इनटू 2 प्लस 2, और यहां पे लिखूंगा मैं 25 इज इक्वल टू 5 इनटू 5 प्लस 0। इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, कोई दिक्कत यहां तक? ये जो मैं कॉन्सेप्ट जो अभी पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो जब हम बात करते हैं वापस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, तो यूक्लिड्स तो साइंटिस्ट था, डिवीजन मींस दैट इज यूज्ड फॉर डिवीजन, और लेमा जब हम बात करते हैं, लेमा मालूम है किसको कहते हैं? और वैसे भी अगर लेमा टर्म को हम देखें, नॉट इन मैथमेटिक्स, एक जनरल लेमा टर्म मालूम है किसी को?
अगर मालूम है तो यस लिखिए, नहीं तो नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। लेमा, चलो मैं एक टर्म लिखता हूं यहां पे, प्लाज्मा लेमा। ये नाम सुना है कहीं? क्यों पीयूष, नाम सुना है? पीयूष 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 नोबर्ट, पीयूष LFCS, नहीं सुना है? अच्छा, ये नाम सुना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली प्लाज्मा लेमा इज द अनदर नेम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेमा कहते हैं लेयरिंग, ठीक है, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ लेमा। लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो लेमा किसको कहते हैं? कि लेमा बोलते हैं कि अ स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड एंड दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक है, उसको हम लेमा कहते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये कहीं नहीं दिया हुआ, मैंने कहा ना कि एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सी है, ठीक है। नाउ हियर इट इज गिवन, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। अब कैसे होगा उसको हम देखेंगे। एक तो ये चीज हो गई, दैट इज अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मींस कि उसका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, क्योंकि यहां पे जब हम पढ़ेंगे तो हम दो चीजें देखेंगे, एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। और अक्सर जब पूछा जाता है स्टूडेंट से व्हाट इज द डिफरेंस, तो 90% बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आई थिंक ये सारी चीजें कवर हो रही हैं, ठीक है। तो बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? एल्गोरिदम HCF के लिए होता है, ठीक है, तो हम उसको एल्गोरिदम क्यों कह रहे हैं, हम लेमा ही डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? गुड, दैट आंसर इज करेक्ट। यस, ऑनलाइन एनीवन, किसी को मालूम है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर नहीं मालूम है तो फौरन नो टाइप कर दीजिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम आगे बढ़े, ठीक है। देयर इज नो इश्यू, आता है आंसर बिल्कुल कीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, जस्ट टाइप नो, ओके। देखो एल्गोरिदम उसको कहते हैं, एल्गोरिदम इज अ जनरल टर्म। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि अरे यूट्यूब इस एल्गोरिदम पे वर्क करता है, ठीक, गूगल इस एल्गोरिदम पे वर्क करता है। तो एल्गोरिदम कहते किसे? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, यानी मैंने आपको दिया डिवाइड 12/5, अब आप स्टार्ट करोगे ना, स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 2, देन स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो ये जो आप स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहे हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, ठीक है। तो लेमा क्यों बोल रहे हैं और एल्गोरिदम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज किया जाता है HCF फाइंड आउट करने के लिए, और उस HCF फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को यूज करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम किसको कहते हैं? अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मींस उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। सी दिस इज द थ्योरम, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा एक और चीज मैं बताता चलूं, इस चैप्टर में इस पे बड़ा फोकस आपका रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि इसी पे बेस सब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कहां से स्टार्ट होंगे? अब 1 से ना, ठीक है, कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, निगेटिव नहीं काउंट होंगे, जीरो ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो वी हैव टू सी, मींस ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, ठीक है। मींस देखो, अब यहां पे इसी चीज को हम देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को मैं इससे कनेक्ट करूंगा। ये कह रहा है कि मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 25 और 5, साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस 25 और 5, इस ए और बी के बीच में एक यूनिक इंटीजर्स होंगे, कौन से? Q एंड R, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखो यहां पे हमने लिया A की जगह 25 और B की जगह 5, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो देखो A की जगह क्या है? 25, B की जगह क्या है? 5, ठीक है। अब Q, क्योंकि देखो A इज इक्वल टू BQ प्लस R,
तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब ए की जगह ये हो गया इज इक्वल टू बी की जगह ये हो गया इनटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उन दोनों के बीच में एक Q और R की वैल्यू होगी और वो यूनिक वैल्यू होगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 5 को 5 टाइम्स ले जाओगे तो 25 होगा, 5 को 5 टाइम्स ले जाने से 26 नहीं हो सकता, 37 नहीं हो सकता, 42 नहीं हो सकता, 1000 नहीं हो सकता। 5 को 5 टाइम्स ले जाने में क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 25। तो इसलिए ये कह रहा है कि जब a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनके बीच में q एंड r एक इंटीजर्स की दो वैल्यू है जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि a यहां पे क्या है, यस, और b यहां पे क्या है, डिवाइजर। ये बेटा हमेशा याद रखना, b यहां पे क्या है, डिवाइजर। जब भी b बोला जा रहा है स्मॉल b, दैट मींस इट इज अ डिवाइजर। q यहां पे क्या है, कोशेंट, और r क्या है, रिमाइंडर। लेकिन अभी इससे आगे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ठीक है, कि ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो उससे कम, नहीं उससे बड़ा होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आए, लेकिन बी से कभी यह रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता। पॉइंट को समझना, यानी ये जो रिमाइंडर है इसका क्या रिलेशन होगा, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी ये जो बी है, ये जो डिवाइजर है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहां पे डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन इन दोनों स्टेटमेंट्स में? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। Everything is going clear? Voice, screen, everything? Explanation? Just a check. ओके तो यहां पे ये हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लेमा है। ठीक है, अब इसी को हम यूज करेंगे जब एचसीएफ निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे सी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स थ्रू एन एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं पहले सिंपल एग्जांपल से लूंगा। ठीक है, तो जब इस लेमा को यूज करते हैं हम एचसीएफ निकालने के लिए, तो इस लेमा को यूज करते रहते हैं, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए जब हम स्टेप्स को यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप्स को यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो, तो जब ये बोल देगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू हैव टू फॉलो इट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, राइट डाउन एग्जांपल, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, कैलकुलेट, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे इसको, ठीक है, कैलकुलेट, देखो याद रखो मैं इसीलिए लिखता हूं, नहीं तो मैं ये सारे क्वेश्चंस पीपीटी के फॉर्म में रेडी कर लूं। मेरा मकसद है आप घर बैठे एकदम क्लास की तरह फील करो। ठीक है, कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 36 and 12 by using EDL, that is Euclid's division lemma। ठीक है, तो अब यहां पे जो बड़ी फिगर है फॉर एग्जांपल वो हमारी क्या हो जाती है, ए, और जो छोटी फिगर है वो क्या हो जाएगी, बी, शुरुआत के लिए। ठीक है, नॉट फॉर ऑल, क्योंकि बार बार, क्योंकि जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेवा है दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो हम स्टडी करेंगे अभी, लेकिन पहले एग्जांपल को समझते हैं। वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन दैट इज बी, ये हमारा रिलेशन था। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप, तो अब यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले जब हम करेंगे तो अब हम करेंगे 36 को 12 से डिवाइड।
ठीक है, 36 को फर्स्ट स्टेप, 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप चाहे तो, अगर बड़ी कोई फिगर है तो आप चाहो तो कर सकते हो क्या, रफ में कर सकते हो उसको, जब बड़ी फिगर्स होती है। अगर छोटी फिगर्स है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि 36 और 12 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, उसको लिखा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहां पे जैसे ही हमने 36 और 12 का एचसीएफ की बात की है, तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही जब इसको 36 को 12 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट यहां पे आया है 3 और रिमाइंडर क्या आया है, 0। रिमाइंडर क्या आया, 0, पहले स्टेप में आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने इतना सिंपल क्यों दिया, क्योंकि पहले एल्गोरिथम को समझना है। वो क्या कहता है, सी है। अब देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, स्टेप 1, ठीक है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। मतलब ऑब्वियसली जो दो नंबर्स हैं जिनका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो प्रोवाइडेड सी इज ग्रेटर देन डी, मतलब एक बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सी और डी पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दो। तो यहां पे हमने क्या किया, सी है, ठीक है। देखो तो हमारा क्या था, मैं इसको हटा दे रहा हूं, हमारा सी यहां पे क्या था 36 और डी यहां पे क्या था 12। तो मैंने सी और डी पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां पे देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर अप्लाई करने पे रिमाइंडर पहले ही 0 आ गया, ठीक है, देन डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। मतलब कि ये जो आपका डी होगा, ये डी जो होगा, ये क्या है यहां पे डी, और ये क्या है सी। तो अगर आपने सी और डी पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहां पे डी जो है वो एचसीएफ है। यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12, ये होगा। अगर मान ले रिमाइंडर यहां पे 0 नहीं आता है, मींस अगर रिमाइंडर 0, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर से हम लेमा अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, सी है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक 46 एंड 12। ठीक है, 46 एंड 12, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, 46 और 12 पे अप्लाई करो ईडीएल। ठीक है, तो ईडीएल जब अप्लाई करेंगे तो 46 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। 12 कितने टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स 36 होगा, 4 टाइम्स 48 हो जाएगा। तो अगर जैसे नॉर्मली हम डिवीजन करते हैं वैसे ही, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, 12 3 36 ले जाओगे, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10। और अगर 12 4 48, मतलब मैं ऑब्लिक लगाए कर रहा हूं तो 48 इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 3 36 जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 10। अब देखो एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि अगर आर 0 नहीं आया है तो जो डी है और आर है, ठीक है, मतलब जो आपका डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, फिर उस पे नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई कर दो क्या, ईडीएल। मतलब डी यहां पे क्या है 12 और आर क्या है यहाँ पे 10, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो अब ये स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब 12 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 10 टू ज़ा, सॉरी नॉट 10 टू ज़ा, 10 वन ज़ा 10, ठीक है, तो आ जाएगा प्लस रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 12। किसी को कोई डाउट अभी तक, जो ईडीएल हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके,
तो अब देखो यहां पे क्या था, 46 और 12 का हमें क्या निकालना, एचसीएफ। जैसे हम बता रहे हैं कि इसी ईडीएल को यूज किया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो 46 और 12, तो 46 को हम 12 से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने में हम मैक्सिमम वहां तक जाएंगे जहां तक पॉसिबल होगा। जैसे 12 3 से 36 तक गए, अब 12 4 से नहीं जा सकते थे क्योंकि 48 आता, वो 46 से बड़ी वैल्यू होती। तो हम गए तो यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं आया है, इस वजह से अब अगला स्टेप, यानी पहला स्टेप, अब अगला स्टेप करेंगे तो इसमें हम ये जो हमारा डी होता है यानी 12 और जो ये रिमाइंडर होता है इसको यूज करते डिवाइड करते हैं। तो 10 1 12 प्लस 2, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अब हम 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, तो जब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। तो रिमाइंडर अब जीरो, इस स्टेप पे जीरो आ गया है, तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उसकी जो डी की वैल्यू होगी वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, दैट विल बी एचसीएफ। ठीक है, दैट इज डी। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ओके, चलो अब यहां पे हमारे पास दो फिगर्स हैं, अब ये बड़ी फिगर्स हैं, 4052 एंड 12576। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जो ऑनलाइन है वो टेलीग्राम करेंगे और जो सामने है वो अभी करो। 12 5 स्टेप बाय स्टेप, नो शॉर्टकट, एंड 4052, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके। Wait a second, there is one message. जो ऑनलाइन है इसको सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम करो जल्दी से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। सऊद, इफ्फत, मिशेल, आप लोग की वीडियोस ऑफ हैं। आई वांट टू सी यू। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है 12576 है, 40252 है, ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ निकालना है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके, जो अभी एग्जांपल मैंने बताया था। Just solve it and send it on Telegram. Let me see. Good. Ah, पीयूष, ईडीएल को यूज करना है, कहां तक डिवाइड कर रहे हो, फिर लिखोगे कैसे। चलो
I'm waiting on the telegram. Make it fast, make it fast. सऊद, इफ़त, मिशेल, बेटा वीडियो ऑन करोगे तभी तो मैं देख पाऊंगा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और कल से मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा क्लासेस। एकदम सीधी सी बात, क्लियर स्टेटमेंट है। इफ यू हैव टू डू द क्लासेस यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। अब मैं यहाँ वेट करूं, मुझे पता ही नहीं चला कि यू आर डूइंग ओवर देयर और नॉट। और मैंने इसीलिए एडमिशन के वक्त बोल दिया था। वीडियो का बटन है, एक क्लिक करो ऑन हो जाता है। Yes, good. टाइम हो रहा है, क्लास के बाद चेक करता हूं उसको। चलो, तो अब यहां पे क्या करेंगे, 12576 से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 4052 से हम डिवाइड करेंगे, आएगा 3 टाइम्स, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 420। यानी ये पहला स्टेप होगा ईडीएल का। ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर 420 आ रहा है, 420 तो अब हम फिर से ईडीएल लगाएंगे 4052 और 420 पे। मींस 4052 को पे हम ईडीएल लगाएंगे तो 420 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना आएगा, ओके। अभी भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, जीरो नहीं आया। तो अब यहां पे 420 को हम डिवाइड करेंगे 272 से। तो 420 को जब डिवाइड, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो 272 1, ओके, कितना रिमाइंडर आएगा, 148। अभी भी रिमाइंडर जीरो
नहीं आ रहा, तो फाइनली हम इसको 272 को 148 करेंगे, तो 272 को हम 148 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, कितना, 1 टाइम्स, रिमाइंडर 124, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर नहीं आया, तो 148 को 124 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 1 टाइम्स और रिमाइंडर 24, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो 124 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 एंड 4, अभी मेरा 0 नहीं आया है, सो वी विल प्रोसीड, और अब हम 24 को, यानी 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा D है और ये हमारा क्या है, R, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 24 और रिमाइंडर क्या आएगा, 0, इससे रिमाइंडर 0 आ गया, तो नाउ सो देयरफॉर HCF विल बी इक्वल टू 4, ये चीज है, ठीक है। तो इस, और ये पूरा हमारा क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये पूरा क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, नाउ राइट डाउन, हाँ, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन everyone, of 210 and 55 is expressible, मतलब हम एक से बढ़ते हैं, is expressible in the form of, the form 210 into 5 plus 55y, find y, ठीक है। रियल को हमने यूज किया HCF निकालने के लिए दो नंबर्स का, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ द HCF, अब हमें ये पता है कि HCF कैसे निकाला जाता है, दो नंबर्स का EDL को यूज करके, तो अब ये आपसे कह रहा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके HCF of 210 is expressible in this form, अगर HCF इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, HCF है, ठीक है। HCF is in this form, तो सबसे पहले हम ये, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि 210 और 55 का HCF निकालें स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो अब 55 से डिवाइड करो 210 को, जल्दी से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप चाहे तो डिवाइड करो 210 से, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, जल्दी जल्दी साथ में करते जाओ, 55 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 45, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी अब 55 को डिवाइड करेंगे 45 से, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, और क्या आ जाएगा, 10 रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर 10 आ गया, अब 45 डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 और 10 4 जा 40, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5,
अभी भी तो जब 5 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, यस 0, यस 5 2 ज़ा 10 प्लस 0, ओके 0, यस सर। तो अब यहां पे इस स्टेप पे हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF यहां पे क्या होगा 5, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, HCF है ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। HCF इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप y की वैल्यू निकालो। अब देखो इस HCF को आपको इस पॉइंट को समझिएगा, इसको इस 210 इंटू 5 प्लस 55 y के फॉर्म में लिखना है। सऊद बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, ओके थैंक यू, ठीक है। लेकिन अब इसको करें कैसे, क्योंकि जब 5 को देखो, अच्छा देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं लिखूं यहां पे a प्लस 5b इक्वल टू y, इसको लिख सकता हूं। अगर a के रेस्पेक्ट में मुझे इक्वेशन बनानी हो, yes or no, type in the chat box. Ifat, Michelle, Saud, type in the chat box. क्या मैं a को इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो HCF है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर से देखो, अगर मैं इस स्टेप को कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, देखो 5 है, ठीक है, 5 into 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2, ऐसे ही तो लिख सकता हूं, ठीक है। अब लेकिन यहां पे आ रहा है 210 इंटू 5 प्लस 55y, तो अब उस क्वोशंट, उस a की वैल्यू उस b की वैल्यू में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट, क्या हमारे पास स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हम उसको कन्वर्ट कर सके, क्योंकि यहां पे कह रहा है इफ द HCF इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मान लो अगर a b है, b c है, c d है, तो d को हम c में, c को b में, b को a में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अब यही हिंट कर रहा हूं क्या कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस, क्योंकि कह रहा है कि ये जो 5 है ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी HCF जो है, तो y की वैल्यू निकालो। तो यहां से क्या डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है या फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट थिंक ओवर इट 1 मिनट, मतलब मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो, क्या हम यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हमें 5 को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस व्हाट आर लाइन स्टूडेंट से, क्या कहना है आपका, यहां से हम इस एक्सप्रेशन से y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नो लिखो। हाँ भाई पीयूष, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। हाँ भाई पीयूष तुम क्या कह रहे हो, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम क्या कह रहे हो। अच्छा चलो एक और हिंट मैं करता हूँ, हाँ कि मैं आऊंगा, देखो मेरा मकसद ये है कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने शायद पढ़ा हो, याद हो 8th क्लास में, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 5 to the power m is equal to 5 to the power 3, यहाँ पे m बताओ, अगर मैं लिखा यहाँ पे 5 to the power m is equal to 5 to the power 3, चलो और मैं बड़ा बड़ा लिख दिया, क्या होगा 5 की m की वैल्यू क्या होगी,
देखो, 3. यस, m की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 3। तो यहां पे क्या होता है, एक्सप्रेशन मीट कहते हैं इसको, मतलब कि सिमिलर एक्सप्रेशन, जैसे लिखो यहाँ पे a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस, समझना 5 प्लस 4x। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम फॉर्म में है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके सामने दो वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन हो। अभी मैं अगला क्वेश्चन वही करवाऊंगा, ठीक है। यहां पे देखो कितने वेरिएबल्स है जो आपको वैल्यू निकालनी है, ओनली y, ठीक है। और ये बोल रहा है साहब, ये बोल रहा है, मुझे समझाना पड़ेगा इसको फिर से, उसी को समझाने के लिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसका जो HCF है वो 210 इंटू 5 प्लस 55 बाई फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 जो है 2 प्लस 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो सकती है, आप y की वैल्यू यहां पे निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये बोल रहा है कि HCF की वैल्यू है तो y की वैल्यू निकालो, तो बिल्कुल हम यहां से सिंपल, हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हमने वही किया जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो HCF है वो इस एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है, y की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर इसमें दूसरा वेरिएबल भी होता, जो कि मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, तो फिर हम उस एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर हम मैचिंग करते, जैसा किया कि a की जगह 5, b की जगह 4 और x की जगह x, तो ये हम करेंगे तब। लेकिन यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है, तो डायरेक्ट हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालो, जल्दी से सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 500, 5 is 5, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो एवरीवन। अभी मैं सोल्यूशन, चलो मैं थोड़ा सा इसको और खिसका दे रहा हूं, यहां सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखो 55 is equal to, अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1050, तो ये हो जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस 1045। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1045, एंड y की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 90। दैट इज द आंसर। चलो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। नोट्स एकदम सही होने चाहिए पीयूष, एकदम रेफर नहीं। कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में किसी को, इफ़त, सऊद, मिशेल, ये इस जैसा क्वेश्चन अभी इससे पहले कभी किया, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि टाइम थोड़ा सा है लेकिन करते हैं, ठीक है। क्लास टाइम 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करूंगा, अभी एडमिशन आ रहे हैं, तो अभी क्लास टाइम नहीं है, तो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नहीं एवरीवन, टाइप इन द चैट बॉक्स। और अभी क्लास के बाद जो मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझिए, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, मिशेल खास करके आपके लिए। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case. ओके अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब देखो कैसे ये इस चैप्टर से कनेक्टेड है, ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में अब वो थोड़ी बोलता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन है। वी हैव टू आइडेंटिफाई, और ये इतनी होनी चाहिए कि हम पहचान लें एक बार में कि हमारा रियल नंबर से क्वेश्चन है, एपी से क्वेश्चन है, या कहां से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स 245, यानी 245 को वो एक नंबर जो है वो और 1029 को वो सेम नंबर डिवाइड करता है दोनों को, तो दोनों के केस में जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 5। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड करूं तो देखो क्या आएगा, 5 4 जा 20, और रिमाइंडर क्या आएगा 4। अगर मैं इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड से माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा तो वो एग्जैक्टली 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर x इस 245 को डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर आता है, और 129 को जब डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर आता है। तो अगर मैंने 245 में से 5 माइनस किया कि क्या आएगा 240, और 1029 में से 5 माइनस किया क्या आएगा 1024, तो इसका मतलब ये जो 240 और 1024 अब आ रहा है, ये x इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। वही एचसीएफ, वही तब उसका एचसीएफ बनेगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब बनेगा जब वो रिमाइंडर 0 देगा ना। तो यहां पे हमें क्या करना है, वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 245 1029 को जब डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर वाला कुछ सीखा ही नहीं, हमने तो डायरेक्ट एचसीएफ का सीखा है। ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी जानते हैं कि जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है और रिमाइंडर अगर आता है तो उस रिमाइंडर को अगर हम माइनस करें जो नंबर आएगा, ठीक है, तो वो नंबर अब उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मतलब ये x अब क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्या निकालेंगे, इसमें 240 और 1024 आएगा, और उस 1024 और 240 का ईडीएल से एचसीएफ निकालेंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि वो एचसीएफ जब 240 को डिवाइड करेगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, लेकिन जब वो एचसीएफ 245 को डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा। तो वही निकालना था हमें। तो इसको कहेंगे कि हाउ टू डू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, the number divides 245 and 1029, since the number divides 245 and 109 and leaves the remainder 5, so 240 आएगा, और 1029 में से 5 माइनस करेंगे तो 1024 आएगा। Now,
HCF, तो भाई ईडीएल अब अप्लाई करना शुरू कर दिए। 1024 को 240 से डिवाइड करेंगे, जल्दी से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा जल्दी से मुझे बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताइए, मतलब 240 से डिवाइड करेंगे 1024 को, तो क्या आएगा हमारे पास, कितने टाइम्स जाएगा। चलिए पीयूष का आंसर आया 4 टाइम्स जाएगा। आप लोग भी चेक कीजिए, क्या 4 टाइम्स जा रहा है और जाएगा। रिमाइंडर कितना रहे 64। ओके, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे। अब 240 और 264 वेरी गुड इफत। 3 3 टाइम्स, वेरी गुड सर, 3 टाइम्स। ओके, और रिमाइंडर कितना आएगा सर 1 मिनट। सिक्सटी फोर को 48 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। यस सर। See, now 16 से तो 3 plus 3 0. Yes, very good. 0 Yes, so see the actually sir, I know that थोड़ा सा दिक्कत होती है, माइक में बहुत इंस्टेंटली चला जाता है, लेकिन जब लेक्चर रिकॉर्ड होता है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, ठीक है, इसी वजह से चैट बॉक्स को प्रेफर करते हैं। ओके, आई नो दैट इज क्वाइट मींस हेजी टाइप्स की, थोड़ा सा टाइप करना पड़ता है, बट क्योंकि लेक्चर जब रिकॉर्ड होता है तो आप सोचो अभी मेरे पास 50 स्टूडेंट हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, सो वी हैव टू ओके ओके। चलो, तो अब यहां पे क्या हो गया, तो ये जो हमारा HCF है 16, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि देखो अब ये 16 240 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 1024 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन जब आप इस 16 से 245 और 1029 को डिवाइड करोगे, कैसे ईडीएल को अप्लाई किया, कैसे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है इस क्वेश्चन पे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं, आपको शो करना पड़ेगा, शोड, हाँ, हर स्टेप एकदम मैं ही नहीं कर, एकदम एलाबोरेट करके लिखो, ठीक है, लेकिन एवरी स्टेप जो होना चाहिए वो शो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, माइनस करना पड़ेगा तभी तो, ठीक है, क्योंकि आप शो करोगे ना कि माइनस हमने किया। यस, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को, और इस इंस्ट्रक्शन को सुन लीजिएगा क्लास ऑफ होने से पहले। अब देखिए आज जो है अब नंबर से स्टूडेंट्स का बढ़ रहा है, आज भी कुछ इनरोलमेंट्स आएंगे, तो आई थिंक यस, कोई डाउट है इसमें किसी को, टाइप इन द चैट बॉक्स, इफत, मिशेल, सऊद। ओके, अब देखो आप जो आपको असाइनमेंट आएगा, अभी असाइनमेंट डेडलाइन होगी अगले दिन की, मतलब नेक्स्ट डे तक आपको सबमिट करना है। डेडलाइन खत्म होगी तो असाइनमेंट आपको शो नहीं होगा, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, और जो प्लैटिनम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट दोनों के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट है, मैथमेटिक्स में आपको असाइनमेंट मिलेगा और साइंस में जैसे डायग्राम हो गया, ठीक है, हालांकि कहीं ऐसा कुछ नहीं होता डायग्राम में दो बनाने के लिए, आपको रे डायग्राम्स दो बनाने के लिए, लेकिन ये असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, और तो असाइनमेंट जाएगा। असाइनमेंट क्या होता है, आमतौर से जो हम क्वेश्चंस क्लास में करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस अब आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ये टीचमेंट का अपना रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप इससे कंफर्टेबल है ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें इश्यूज आ जाते हैं, तो मेरा वाला जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे देखो ये सब पूरी प्लेलिस्ट है, दिख रहा है। अब जैसे हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये जो लेक्चर होंगे 1 बाय 1 इसमें ऐड होते चले जाएंगे, मतलब आपको नोटिफिकेशन दैट लेक्चर हुआ, हाँ नेट की स्पीड स्लो हुई तो हो सकता है रात तक,
नहीं तो विद इन 1 to 2 आवर्स अपलोड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में यानी कि ये जो आपका असाइनमेंट है, इसमें जो क्वेश्चंस करें उनको प्रैक्टिस करना है और उनकी फोटो को खींच के अपलोड करना है। मेक इट श्योर कि मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी वेरी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आज जो असाइनमेंट जाएगा तो असाइनमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे, और जो इंस्ट्रक्शन होंगे, और मैं पहले से बता दे रहा हूं, जो हमने आज क्वेश्चंस किए उनको सॉल्व करना है। और ये देख लीजिएगा, उसमें लिमिटेशन साइज 5 इमेज की होती है, 5 इमेजेस, ठीक है, आप 5 इमेज ही अपलोड कर सकते हो फोटो की। दूसरा, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि हम उससे एडवांस क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं उसमें असाइनमेंट में लिख दूंगा, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, कल डेडलाइन होगी, कल रात 12 बजे तक, ओके। तो जितना आप एक्यूमुलेट करोगे, और जो असाइनमेंट्स अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्विज नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट्स, क्योंकि यही जब बच्चे नहीं करते हैं तो फेल होते हैं या फिर कम मार्क्स आते हैं। तो मेरे वहां जबरदस्ती आप कह सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट है ये जानते हैं, इस पे डाला जाता है, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं और वही करना है। पॉइंट समझ में आया? और अगर आप नहीं करोगे तो अगर मैं देखूंगा नहीं हुआ तो मैं फिर एज अ पनिशमेंट 1 वीक के लिए मैं एनरोलमेंट कैंसिल कर दूंगा, या फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो फिर परमानेंट हो जाएगा। सीधा मैं डिलीट का बटन यहां से दबाऊंगा, यहां से सीधा मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये, और सीधा आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज, यहां पे सीरियस पढ़ाई होती है और मैं मेहनत करता हूं, तो आपसे भी मेहनत एक्सपेक्ट करता हूं, एक एक स्टूडेंट से, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, आज असाइनमेंट जाएगा। दूसरी चीज, आपकी वेबसाइट है न्यूसिन्फो, ठीक है, newsinfo.com। इस साइट पे सारे मटेरियल पहले पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो पेड स्टडी मटेरियल है, वो मैं आपके पर्सनल टेलीग्राम पे भेजूंगा, मतलब पर्सनल मतलब जो क्लास का ग्रुप है, और वो आप किसी को नहीं कर सकते, वो पेड है, तो वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है ना। आप लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं, परमिशन के बाद आप कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं। तो जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पे एक एक इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स लैब भी दी हुई है, और स्टडी मटेरियल लैब के बारे में बताऊंगा जब साइंस हम पढ़ेंगे, तो लैब्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे ही स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे स्टडी मटेरियल है आपका, सीरियस, जैसे मान लो जैसे मान लो एक चैप्टर है सम एप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पे जाओगे, चैप्टर शीट्स को आप शुरू से, ये मत कहो कि मेरा अगला साल है, अगले साल आने में टाइम नहीं लगा, ठीक है। अभी से टॉपर्स आंसर शीट्स देखना शुरू करो कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं, वहां से आपको मिलेगा। ये मैं बता रहा था, आंसर्स कैसे लिखा है, सॉल्यूशन। मैं तो जो एनसीईआरटी, मैं तो बताता ही हूँ कि किस सॉल्यूशन को क्या करने का तरीका है, तो वो सॉल्यूशन वैसे ही सॉल्व करें तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। और इस आंसर शीट से, ये टॉपर्स के आंसर शीट्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप डाउनलोड करो, खूब प्रैक्टिस करो। और जैसे कमिंग सैटरडे है, तो डाउट आर अटेंड करना मस्ट, टेस्ट अटेंड करना मस्ट, ठीक है, क्लास अटेंड करना मस्ट। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम करके डिस्कस कीजिए। यस यस, एवरीथिंग विल बी ऑन साइट। अभी उनकी जरूरत नहीं है सैंपल पेपर्स की, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सैंपल पेपर्स जब मैं सॉल्व कराऊंगा जिस दिन, उस दिन वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम पे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, साइंस की, सोशल साइंस की, एंड ऑल एवरीथिंग। सेकंड चीज, जो आपका टेस्ट होगा, यानी इस सैटरडे डाउट आ रहा है, नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट में जितना पढ़ लिया है वो होगा, प्लस आपको नोटिफिकेशन में जाएगा क्या टेस्ट का सिलेबस है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस मैं मैग्नेट ब्रेन के थ्रू पढ़ाता हूं, ठीक है, वो कैसे कवर अप करेंगे, आपको टेस्ट के लिए, टेस्ट से पहले 1 वीक के पहले टाइम दिया जाएगा, यानी जब आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और उसमें चैप्टर का नाम होगा, ठीक है, और उसमें मैग्नेट ब्रेन का लेक्चर होगा, क्योंकि सोशल साइंस में हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है, ठीक है, जनरली सोशल साइंस के लिए हमें यूज टू होना है उसको पढ़ने के लिए। तो और नोट्स मैं शेयर करूंगा,
तो इन दोनों चीजों को आपको एक हफ्ते में रेडी करना है, ठीक है। हर चैप्टर एक वीक लेगा एसएसटी का। तो जैसे मान लो नेक्स्ट वीक टेस्ट है, तो नेक्स्ट वीक जब टेस्ट होगा तो उसमें जो होगा मैथ्स, या हम फिजिक्स भी पढ़ चुके हो या केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो वो सारा सिलेबस उसमें लिखा होगा। तो वो एक हफ्ते में वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको 1 बाय 1 हमारे साथ देखना है, मतलब कि आपको उसको देखना है घर पे जब भी टाइम मिले, और नोट्स को स्टडी करना है, और उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपका सोशल साइंस एक तरीके से रेडी होता चला जाएगा, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम लाइव स्ट्रीम से करेंगे। दूसरा, इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन है, मेरे पास सफिशिएंट स्टूडेंट हो जाए 10 to 15, तो मैं ग्रामर वाले सर जो हैं, जो वीकली ये क्लास लेते हैं, राकेश सर, वो भी आना शुरू कर देंगे, ठीक है। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द इनरोलमेंट्स, क्लियर। लेकिन उससे पहले उन सारी चीजों को हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझिए, और जैसे जैसे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे पढ़ाई कीजिए, और एकदम गाफिल मत होइए। ये नहीं कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत दिन है, पता नहीं चलता है। दूसरी चीज, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि पता चला कि हम यार रियल नंबर पढ़ रहे हैं, क्लास में तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो हर हफ्ते या सेकंड वीक आपका डाउट आर आने वाला है, ठीक है। डाउट्स में जनरली क्लासेस में हम उसी चैप्टर से, क्योंकि आपका हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, तो ये नहीं कर सकते हम रियल नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करना शुरू कर दें। तो वो हम डाउट आर्ट्स के लिए रखते हैं, आपको भी अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत लगती है तो मैं संडे में भी क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो अब ये है कि आपने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, मान लो कि लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो आप जो पिछले साल लेक्चर्स हो चुके हैं वहां से हेल्प ले सकते हैं जाके, क्योंकि वो पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। किसी को शेयर नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, डाउट आ रहा है तो डाउट आ रहा है ना, ठीक है, उसमें ठीक है। दूसरा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंस्टेंट डाउट्स के लिए जो लास्ट ईयर, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, डाउट्स के कोई एप्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त दो एप्स हैं, डाउटनट और स्नैपसॉल्व। इससे आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाते हैं। जब अजीजिया ने स्टार्ट किया था तो इस वक्त कोई भी ऐप नहीं हुआ करते थे, तो हम मतलब कि इंस्टेंट व्हाट्सएप पे इन सारी चीजें बताया करते थे आपके पास भी। अब लेकिन देखो, जब होता है, जब मैं स्टूडेंट से कहता हूं आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम से पूछ सकते हो, तो वो एकदम गूगल की तरह पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल बता दीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। नो, यू कैन गो, आप डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप गूगल पे भी देख सकते हो ना। आप डाउट वो पूछो जहां पे आपको वाकई मतलब लग रहा है फंस गया, ठीक है। नहीं तो इंस्टेंट डाउट्स के लिए अब हम लोग की प्रॉब्लम और आसान हो गई। ये दो एप्स वंडरफुल, पूरे सेशन बच्चों ने यूज किया है, और मैंने यूज करवाया है, क्योंकि पता चला वो रात में 11 बजे पढ़ रहे, मैं 11 बजे तो नहीं अवेलेबल रहूंगा ना। तो अब फौरन खींचा, डाउट्स है, वीडियोस, सोल्यूशन सब कुछ है, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो डाउट आर में मुझसे पूछ लो, ठीक है। तो इस तरीके से करके पढ़ाई करोगे तो यू विल बी वेरी वेरी मच, यू कैन से बी सेफ। और कल जो हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चंस कर लिया, असाइनमेंट जाएगा आपको, फॉरन नोटिफिकेशन चला जाएगा, और लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दैट इज फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहो, दो दो होते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी किसी स्कूल में चलता है, किसी में लाइट चलता है। तो ये बताओ किस स्कूल में क्या क्या चल रहा है, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारे में अभी बायो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग के स्कूल्स में क्या चल रहा है, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। फिजिक्स में जल्दी कर देता हूं, क्योंकि फिर डाउट आते रहेंगे, आप पूछते रहो, ठीक है। वही टीचमेंट पे, सब टीचमेंट पे होगा। देखो टेलीग्राम हम यूज करेंगे सिर्फ क्विज की लिंक के लिए, ठीक है। दूसरा, कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है और सैम्पल पेपर से इस टाइप की कोई चीज है तो उसको डिस्कस करने के लिए, बाकी सारी चीजें आपको टीचमेंट पे, ठीक है। यस, आप लोग के कौन से चैप्टर चल रहे हैं जल्दी बताइए फिजिक्स में। अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो नो लिख दो। नॉट स्टार्टेड, ओके। चलिए, तो हम कल एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, और ऑन अ सीरियस नोट हमारा साइंस स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस को करके लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।